हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। ये पहला वीडियो क्लास है। इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए सब गूगल मीट पे हुए थे। तो वी वेर डिस्कस ऑन syllabus of class 11, the main topic of syllabus and mark distribution of the syllabus. Okay, so I thought that to preserve your classes, to memorize your classes, it is very important to make a video, separate video, so that whenever you free, whenever mobile or any device is available to you, you can watch that video and you can learn more and more. Okay, तो वीडियो क्लासेस आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। जब भी आप देखना चाहेंगे आप उसको देख सकते हैं। आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पहले यूनिट का पहला जो टॉप चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें कंप्यूटर क्या है हम ये जानेंगे, ठीक है। कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे किस डिवाइस को आप कंप्यूटर कहोगे, और इस डायग्राम को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सीपीयू क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये जानेंगे। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर आज से 2000 साल 2500 साल पहले इन्वेंट हो गया था तो वो कैसा था, और अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर यूज़र हैं वो क्या हैं, क्या सब में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आज से 50 साल पहले के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, आज से 70 साल पहले कंप्यूटर के में क्या डिफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में, इस वीडियो क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं इतना ही बनाऊंगा कि ताकि आपके मोबाइल में इजीली बफर हो जाए और आप उसको इजीली देख सकें। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आप लोग ये बोलते होंगे जब भी आपको खड़ा किया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, देन सिंपली यू स्टार्ट द रिप्लाई दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड द डिज़ायरेबल आउटपुट। ओके, सो राइट, दैट डेफिनेशन इज़ 100% करेक्ट। ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ओके, तो इनपुट लेता है मतलब कुछ लेता है, प्रोसेस करता है मतलब कोई वर्क करता है, और हमको रिज़ल्ट देता है मतलब आउटपुट देता है। तो हम सैंडविच बनाने के लिए क्या करते हैं, ब्रेड उठाते हैं, सैंडविच मशीन में डालते हैं और सैंडविच मिल जाता है। मतलब सैंडविच मशीन इनपुट लेता है ब्रेड, उसको गर्म कर देता है तो सैंडविच हमको बाद में मिल जाता है। तो क्या सैंडविच एक कंप्यूटर डिवाइस है? नहीं है, क्योंकि उसमें एक वो भी इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। बट सैंडविच मशीन इज़ नॉट अ कंप्यूटर डिवाइस। क्यों? क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म छूट गया। क्या? इनपुट तो लेता है बट क्या लेता है? डेटा लेता है, ना कि ब्रेड लेता है। ओके, सो एनी मशीन विच टेक इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द आउटपुट ऑन डेटा, व्हाट, ऑन डाटा, इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। समझ गए? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, अब एक कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? तो ऑब्वियसली एक पार्ट तो वो होगा जिससे वो इनपुट ले रहा है, दूसरा पार्ट क्या होगा जिससे वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है ना, और तीसरा पार्ट क्या होगा जिससे वो आउटपुट दे रहा है। सिंपल, इनपुट जहाँ से लिया वो एक पार्ट, प्रोसेस किया वो एक पार्ट, और आउटपुट जो दिया वो एक पार्ट। तो हम ये बेसिकली 3 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनपुट पार्ट जो ये देखिए ओवल शेप में है, ये आउटपुट, और ये भी ओवल शेप में है, और ये स्क्वायर शेप में क्या है आपका सीपीयू पार्ट। ओके, सो सीपीयू पार्ट को हम थोड़ा सा जूम करेंगे, सीपीयू को हम थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम देखेंगे कि क्या है सीपीयू पार्ट। और सीपीयू में देखिए सबसे पहला होता है कंप्यूटर का जो मेन आर्किटेक्चर होता है, मेन डिज़ाइन होता है, वो इस तरह से होता है। ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट इज़ योर व्हाट, प्राइमरी मेमोरी। एक वर्क आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड कंपोनेंट इज़
कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, शायद आप समझ जाएं। जैसे आप क्लास में बैठे हो और सडनली हमने आपको उठाया और आपसे बोला कि आप 5 + 3 ऐड करिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपने 5 + 3 ऐड करके हमको बता दिया कि सर 8 आएगा रिजल्ट। ठीक है, इतने बीच में देखिए अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करा जाए तो सबसे पहले हमने आपको कोई डेटा दिया, हमने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है ना, हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, हम आपको डेटा देंगे। ठीक है, आप अपने कान से सुनेंगे उसको। ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ हीयरिंग डिवाइस, या कह सकते हैं इनपुट डिवाइस। आपके कान से बस चीज़ें जा सकती हैं, कान से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती है, कान से आवाज़ बाहर नहीं आती है, कान से आवाज़ हमेशा इन होती है। ठीक है, तो इट इज़ इनपुट डिवाइस, तो इसमें डेटा इन होता है। ठीक है, आपने वॉइस से सुना कि सर ने बोला 5 + 3 जोड़ना है। ठीक, तो 5 + 3 आपने जोड़ दिया। ठीक, जोड़ के फिर हमने कहा कि भैया आप रिज़ल्ट बताइए, तो आपने रिज़ल्ट बताया 8। तो आपने इनपुट लिया, आपका दिमाग ने उसको प्रोसेस किया और आपने अपने माउथ से, मुंह से बोला सर 8। सो योर माउथ इज़ व्हाट, your mouth is your output device, your ear is the input device and your brain is what, it is a simple processing device. Okay, तो 5 + 3 आपने जोड़ लिया, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसको एडिशन नहीं आता हो, जो पढ़ा लिखा कभी ना हो, जो नंबर सिस्टम पे कभी काम ही नहीं किया हो, जिसको पता ही नहीं है 5 क्या है, 3 क्या है, प्लस क्या है, उसको हम कहें कि आप 5 + 3 को ऐड करिए, तो क्या वो ऐड कर पाएगा? वो ऐड नहीं कर पाएगा। और आप ऐड कर लेंगे, आप ऐड कर लिए, वो ऐड नहीं कर पाए, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंट है? क्या वो कम समझदार है, या क्या उसके पास दिमाग नहीं है? उसके पास भी तो दिमाग है, उसके पास विसर है, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास विसर है, लेकिन आपने जोड़ लिया, उसने नहीं जोड़ा। तो सिंपल सा डिफरेंट है कि उस बंदे को कभी 5 और 3 बताया ही नहीं गया। 5 क्या है, 3 क्या है, प्लस क्या है, तो वो कहाँ से बताएगा? इसका मतलब आपको बताया गया है और वो चीज़ आपके दिमाग में स्टोर है कहीं ना कहीं, और आपका दिमाग वहाँ से रेफरेंस लेता है कि 5 क्या है, प्लस क्या है, 3 क्या है, और जोड़ता है, हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, इसका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मेमोरी है, वो सारी डेटा जो है वहाँ स्टोर है। मतलब 5 का मीनिंग क्या है, आपके दिमाग में स्टोर है, प्लस का मीनिंग क्या है, आपके दिमाग में स्टोर है, 3 का मीनिंग क्या है, वो आपके दिमाग में स्टोर है, और तभी आप उसको प्रोसेस कर पाते हो। मतलब ये कि दिमाग, अगर ह्यूमन बॉडी से कंप्यूटर कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बॉडी में भी मेन मेमोरी होता है। अगर आपकी मेन मेमोरी को पूरी तरह से वैनिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या याददाश्त चली जाए, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी यही है कि कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा अगर उसको उसमें से सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो हटा लिया जाए। वो सारे इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, तो वो जहाँ स्टोर होंगे उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब वही एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 और +3 को जोड़िए, ठीक है ना, तो आप रिज़ल्ट बताएंगे। हमने कहा कि रिज़ल्ट बताइए, आपने बोला 8 8 8 8 8 बोलते ही जा रहे हैं साल भर तक। तो मतलब आपके आउटपुट को आप कितनी बार आउटपुट देंगे उसको कंट्रोल भी करना है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वो 5 मिनट का है, वो इतना स्लो चल रहा है कि 5 साल लग जा रहा है वो 5 मिनट का वीडियो देखने के लिए, या कोई ऐसा वीडियो है जो 10 मिनट का है, वो इतना तेज़ी से फास्ट से फॉरवर्ड हो रहा है जो 1 ही मिनट में फॉरवर्ड हो जा रहा है। ठीक है ना, 1 ही मिनट में सारे वीडियो। मीन्स दैट कि कोई भी चीज़ आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो मेमोरी यूनिट हो गया, दूसरा कंट्रोल यूनिट हो गया जो कंट्रोल करता है सारे टास्क को। ठीक है, एंड लास्ट इज जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, आपका जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, तो ये सारे जो काम होते हैं, मतलब जोड़ना, घटाना, ठीक है ना, लॉजिक लगाना, ये सब कौन करता है, ALU करता है। तो बन गया कंप्यूटर भाई, इनपुट डिवाइस ले लिया हमने, मेमोरी बना दिया, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट बना दिया, और हमने कुछ
मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए हमने क्या बना दिया, लॉजिक यूनिट बना दिया, सॉरी अर्थमेटिक ALU बना दिया, तो आपका कंप्यूटर बन गया। सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर है, ठीक है ना, वो प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन अगर हमने कहा कि आप 5+3 को कॉपी में लिख के रखिए, हम आपसे पाँच दिन बाद पूछेंगे कि आपने क्या जोड़ा था, तो आपने उस क्वेश्चन को 5+3 को ऐड करना है, कॉपी में नोट कर लिया। 5 दिन बाद हम आपसे पूछते हैं तो शायद आपके मेमोरी में, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 5 दिन पहले जो पूछ रहेंगे वो आपके मेमोरी में एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कॉपी में नोट किए रहेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, समझ गए। आप उससे रेफरेंस लेंगे, हाँ मतलब करंट पे काम करने के लिए, करंटली कोई वर्क करने के लिए वो मेमोरी में होना चाहिए। और अगर आपको फ्यूचर में वो चीज़ पे वर्क करना है तो आप उसको फाइनली किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा। तो कॉपी जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज है और आपका जो दिमाग है वो मेन मेमोरी है। बस आप इससे समझ लीजिए। आते हैं CPU पे। तो CPU का 3 पार्ट हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, आप मेमोराइज़ करिए। क्या मैंने बताया? यस, मैंने बताया मेन मेमोरी, मैंने बताया कंट्रोल यूनिट, मैंने बताया ALU। तो इन सब से मिलके बना होता है क्या? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। और ये बेसिकली छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, टेनी सर्किट्स होते हैं जिनसे ये बने होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ मैंने भी जस्ट बता दी हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस जिससे आप इनपुट ले सकते हैं, तो वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे किन किन चीज़ों से आप इनपुट ले सकते हैं? आप किस चीज़ से? कीबोर्ड से ले सकते हैं, माउस से ले सकते हैं। जो फ़ोटो थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और एक्सप्लेन जो है थोड़ा सा वो नीचे कर रखा है, ठीक है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से आप कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप करके एंट्री करते हो कंप्यूटर में। माउस से क्लिक करते हो मतलब इंस्ट्रक्शन सेंड करते हो। स्कैनर, कोई भी फ़ोटो आप कंप्यूटर में डालते हो। टच स्क्रीन भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइस वो है जिससे कोई डेटा जो होता है आपके कंप्यूटर में जाता है, ठीक है ना। मेन मेमोरी को याद रखिएगा, हम रैम भी बोलते हैं, मतलब रैम जो होता है वो CPU के अंदर में होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। अभी जो यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़े हैं, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, यही एक्चुअली मेन मेमोरी है, ठीक है। ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी में वैसे तो एक मेमोरी और भी होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन मोस्टली प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी रैम होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आउटपुट डिवाइस, वो डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर आउटपुट देता है। जैसे आप जाते हैं, आपको कोई ये स्क्रीन प्रिंट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? प्रिंटर। आपको कोई चीज़ सुनना है, कंप्यूटर में कोई गाना सुनना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? स्पीकर, ठीक है ना। तो स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर से आपको आउटपुट दिख जाता है। तो ये सारे क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आप समझ गए। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक हमेशा आता है और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे और देखेंगे सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारा बन गया था वो आज से बहुत साल पहले ही बन गया था, जिसको हम एबेकस बोलते हैं, ठीक है ना। ये एबेकस अराउंड 3000 ईयर, मतलब सोचिए आप, अंदाज़ा लगाइए 3000 साल पहले भी साइंटिस्ट थे इस धरती पे। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उस वक्त की जनरेशन भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, ठीक है। और कोई जनरेशन दूसरी जनरेशन से स्मार्ट नहीं होती है। हर जनरेशन क्या करती है? पुराने जनरेशन का पैटर्न एक्सेप्ट कर लेती है और नया पैटर्न को जनरेट करती है। तो ये माना जाता है कि नई जो जनरेशन है वो स्मार्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई जनरेशन कभी भी पुराने जनरेशन से स्मार्ट होती है, कभी नहीं। नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन की चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं,
तो उनको वो चीज़ ईज़ी होता है। अब सारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सारे लोगों के दिमाग से जो भी लॉजिक था उसको हटा दिया जाए, और फिर ज़रूरी नहीं है कि एक फिर से नया कंप्यूटर 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर बन सकता है। फिर हो सकता है कि 2 महीना लग जाए, 2 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, या 2000 साल लग जाए एक नई चीज़ बनने के लिए, ठीक है ना। तो एक नई चीज़ आप जानिएगा कि हर जनरेशन, आज से 5000 साल पहले के जो मतलब हमारे और पुराने भी चले जाएंगे हम लोग, लाखों साल पहले के जो आदि मानव लोग थे, वो भी हमारे जितना ही स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका मेन पास्कलाइन कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया। पास्कलाइन कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर कम था, एक कैलकुलेटर था, ठीक है। ये इसका इन्वेंशन हुआ 1642 में। 1642 में हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर बना, जिसका काम था मैकेनिकली डाटा को कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने का मतलब ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। ये 2 काम कर पाता था, ऐड कर लेता था और सब्ट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। आप इनके बारे में सेपरेटली सर्च करिएगा नेट पे, पास्कलाइन क्या था, कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ रखा गया, ठीक है, क्या अभी उसकी फ़ोटो अवेलेबल है, किस म्यूज़ियम में है वो, ठीक है। तो 2 ही वर्क करता था, कैलकुलेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और उसको डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन करने के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता था, और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बार बार वो ऐड करता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए बार बार वो सब्ट्रैक्ट करता था डिवीज़न के लिए, ठीक है। तो ये आया। फिर आया 1834 में आपका मेन जो कॉन्सेप्ट आया कंप्यूटर का वो आया, और चार्ल्स बेबेज जो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, उन्होंने इन्वेंट किया 1834 में कंप्यूटर, ठीक है, जिसको एनालिटिकल इंजन भी बोलते थे, क्योंकि ये चीज़ों को डाटा को एनालिसिस भी करता था। एनालिसिस मतलब कितना डाटा है, ठीक है, कितनी बार डाटा आया है, तो ये एनालिसिस वर्क भी कंप्यूटर में आ गया। तो लेकिन ये इसमें क्या था कि ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर मतलब अब आप सोच सकते हैं कि मैकेनिकल मतलब पट्टे लगे होंगे, पहिए लगे होंगे, कई चीज़ें रोटेट करती होंगी, घूमती होंगी उसमें, जैसे कार के अंदर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इस तरह से उसमें इनपुट, जैसे आपको 5 इंटर करना है तो 5 कीबोर्ड दबाने से नहीं काम चलता था, 5 बार पहिए को घुमाना पड़ता होगा, ठीक है ना, तो वो 5 एंट्री होता होगा। तो इस तरह से ये नया कंप्यूटर बना, और आज भी इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्यूटर बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आएंगे आपका 1890 में, ठीक है ना। 1890 में जो आपका टैबुलेटिंग मशीन आया, ठीक है ना, इसको बनाया गया था। ये क्या करता था कि एक कार्ड होता है, जैसे आपका कार्ड, जैसे A4 शीट के A4 शीट का पेज है, उसके ऊपर से 2-3 इंच का आप फाड़ के साइड में कर लीजिए, मतलब 3 इंच बाई 6 इंच का एक कार्ड आता था, ठीक है ना। उस कार्ड में डेटा को स्टोर करते थे, उस कार्ड में डेटा को स्टोर करते थे। मतलब ये जो पहिए सहिए थे ये सब हट के 1819 में एक बिल्कुल नई चीज़ बनी आपकी, वो बनी क्या, पंच कार्ड, ठीक है ना। पंच कार्ड में हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे, ठीक है ना। और हम इसके बाद से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग ला दिए हैं, मतलब अब कंप्यूटर को में अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते थे। तो आप इसको भी एक बार सर्च करिएगा और इसकी फ़ोटो देखिएगा, ठीक है, ये कैसा दिखता था। अब 1937 में जो कंप्यूटर आया, ठीक है ना, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर बन गया। ये थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो गया। ये याद रखिएगा कि ये जितने भी कंप्यूटर्स बने थे ये सब बहुत बड़े बड़े हैवी हुआ करते थे, ठीक है ना, हैवी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो जैसे जैसे चीज़ें इन्वेंट होती गई उसका साइज़ छोटा होता हो गया, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन था वो घट गया, ठीक है ना। अब जितनी बड़ी मशीन थी उसको ठंडा रखने के लिए ज़्यादा एसी कूलेंट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो
वो जो एसी की ज़रूरत कम पड़ने लगी। आज के डेट में लैपटॉप तो विदाउट एसी भी चल जाता है, लेकिन आज जस्ट 60-70 साल पहले जो कंप्यूटर बने थे उनको आप विदाउट एसी वर्क ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना गर्म होता था वो, और गर्म होते ही वो बंद हो जाता था। ठीक है, तो 1937 में ये चीज़ बन। 1945 में आपका जो इडवैक और इनैक कंप्यूटर बने, ये काफ़ी फेमस कंप्यूटर हैं। इनको जॉन न्यूमैन ने बनाया था। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने। और ये जो कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर अब डेटा को स्टोर करने के भी कैपेबल बन गए हैं कि मतलब आप जो आपका आउटपुट है आप उसको भी चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। तो जो आउटपुट स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1945 में आया है। ठीक है ना, लेकिन इसमें जो भी आउटपुट स्टोर होता था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में यूज़ होता था। ठीक है ना, तो वैक्यूम ट्यूब देखिएगा, आप लोग नेट पर सर्च करिएगा क्या है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद 1947 में जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे उसको किसने रिप्लेस कर दिया? उसको रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर। मतलब अब जो सर्किट वगैरह बनने लगी वो सर्किट वैक्यूम ट्यूब पे न वर्क करके न बन के किससे बनने लगी? ट्रांजिस्टर से बनने लगी। ठीक है ना, तो 1947 में बेल लैब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैब है। इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप किए हैं। आज नॉर्मली आप सुनते हो कि बेल लैब के बारे में। ठीक है, देखिएगा कि बेल लैब कहाँ पे है और उसने क्या क्या अब तक काम किया है। बेल लैब ने बहुत लोगों की लाइफ ईजी की है। उसके बाद ये जो कंप्यूटर थे 1947 में, ये बहुत बड़े थे। मतलब अब तब सोचिए एक रूम के बराबर के कंप्यूटर थे, एक कमरे के बराबर। इतने एक कंप्यूटर एक कमरे के बराबर था, उसको कैसे चलाया जाए, कितनी बिजली लगती होगी उसको चलाने के लिए। ठीक है, फिर 1970 में जो कंप्यूटर आया वो जिस पैटर्न पे बना, जिस टेक्नोलॉजी पे बना, वो आज भी कंटिन्यूस है। उसी टेक्नोलॉजी पे आज भी नए कंप्यूटर बन रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पे ही आज के कंप्यूटर बनते गए। बस सर्किट को हम छोटा करते जा रहे हैं, सर्किट को छोटा करते जा रहे हैं, कंप्यूटर का साइज़ हमारा छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो 1970 में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस हुआ, और इंटीग्रेटेड सर्किट आते ही कंप्यूटर के साइज अचानक से छोटे होने लगे। ठीक है, क्योंकि वो सारी सर्किट्स हम छोटे से चीज़ों में बना सकते थे। ठीक है, तो हमारा मेन कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट किन्होंने स्टार्ट किया? हमारा मेन कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वॉन न्यूमैन के कंप्यूटर से। ठीक है ना, वॉन न्यूमैन ने ही ब्लॉक डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। और 45 से कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, सर्किट चेंज होती रही। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब आया, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर से आईसी आया। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वॉन न्यूमैन का ही वो आर्किटेक्चर है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट, ये वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ब्लॉक डायग्राम बनाइए, दूसरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बनाइए, और तीसरा क्या है कि सीपीयू को एक्सप्लेन करिए। तो इन सभी कंडीशंस में आपको यही फिगर बना के ड्रॉ करना है। ठीक है ना, और ये इसी डायग्राम से ये इनैक कंप्यूटर आपके बने थे। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 1970 में क्या था कि इंटीग्रेटेड सर्किट आ चुके थे। 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट आ चुके थे। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक छोटे से प्लेस पे बहुत सारे सर्किट्स को डाल दिया जाता था। ठीक है ना, तो कैसे, चूँकि वो 1970 में आया, तो 1970 का भी कंप्यूटर आज से 50 साल पहले, यानी कि 50 साल पहले का भी अगर आप कंप्यूटर देखेंगे तो वो बहुत हैवी हुआ करते थे। तब भी बहुत हैवी थे, इतना नहीं कि आज के डेट में 500 ग्राम का लैपटॉप आ जाए। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि हम उस सर्किट को छोटा करते गए, ठीक है। तो आज से जो जब आपका 1970 में ये
इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट भी बहुत बड़े हुआ करते थे, इसलिए हमारे कंप्यूटर्स बड़े थे। तो 70 से लेके 2020 तक में बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस क्या हुए कि हम सर्किट्स को छोटा करते गए। जब हम सर्किट को छोटा करते गए तो हम कंप्यूटर के साइज को छोटा करते गए, ठीक है ना। अब देखिए कोई बड़ा साइज है और कोई छोटा साइज है, भाई ऑब्वियसली किसी भी कंप्यूटर का अगर कोई बड़ी मशीन है, हैवी मशीन है, तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, ठीक है ना। वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, उसको ठंडा रखने के लिए ज़्यादा कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब वो चीज़ छोटा हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, ठीक है। और उसमें आपका उसको ठंडा रखने के लिए कूलेंट की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो सर्किट छोटे होने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। स्पेस कम लगेगा, मतलब किसी बड़े जगह चीज़ को रखिए, छोटे जगह को चीज़ को रखिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना इजी हो गया, ठीक है। तो ये सब जब सर्किट्स छोटे होते गए तो ये हमारे कंप्यूटर जो होता है वो छोटा होता गया। अब आपको देखिए ये डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका यहाँ पे देखिए लिखा है नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर पर इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब जो हमारी एक सर्किट थी हम उसमें कितना ट्रांजिस्टर डाल सकते थे। ट्रांजिस्टर क्या था, वही आईसी, एक आईसी सर्किट में हम कितने डिवाइसेस हम डाल सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1950 से ही आपका जो मेन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आ गया था ना, तो वहीं से कंप्यूटर का आपका जो डायग्राम था उसी डायग्राम पे आज के कंप्यूटर बनते हैं। चाहे वो डिफरेंट ये कंप्यूटर्स हैं, जैसे 4004 ये भी एक कंप्यूटर का नाम था, 8086 ये भी बहुत फेमस कंप्यूटर था, या CPU लगे 286, 386, 486, 486, फिर पेंटियम आ गया आपका सन 2000 के आसपास। फिर आपका पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया, और फिर कोर 2 डुओ आ गया। और अभी आप i7 सुने, i7 आ चुका है। i7 तो आए हुए बहुत साल हो गया, अभी आपको सुनने में आया होगा अप्रैल में i9 लॉन्च हुआ था, इंटेल ने i9 लॉन्च किया था। फिर एक राइजन प्रोसेसर है, आज के डेट में बहुत अच्छे प्रोसेसर्स आ चुके हैं। तो 2000 आने वाले समय में तो और सारे प्रोसेसर आएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपका 1940 में जो आपका सर्किट था उसमें एक सर्किट में एक ही डिवाइस लगा हुआ था। फिर 50s में एक सर्किट में 10 डिवाइस, फिर 60 में 100, 70 में 1000, 80 में 10,000। देखिए 80 में जो इंटीग्रेटेड सर्किट बना उस 8 सर्किट में हम उतने जगह में 10,000 डिवाइसेस को हम डाल सकते थे। इसका मतलब वो बहुत छोटा हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद 90s में देखिए अराउंड 1 लाख, और उसके बाद जो आपका 2020 में जो आपका आया, 2010 में जो i7 आया, उसमें हम टोटल लगभग 1 बिलियन ट्रांजिस्टर पर इंटीग्रेटेड सर्किट हम डाल सकते थे। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट में जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर डालेंगे वो उतना ज़्यादा फंक्शन करेगा, ठीक है ना। और कोई चीज़ छोटी सी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनिंग हम डिवाइसेस डाल देंगे तो वो चीज़ें और छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम साइज़ को रिड्यूस करने में, कम छोटा करने में सफलता पाया हमने, ठीक है। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। आर्किटेक्चर के बारे में हमने आपको बताया, इवोल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया, आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने आपको बताया। तो आप लोग इसका कॉपी या नोटबुक में बना लीजिएगा ये सारे डिवाइसेस और हमको स्नैपशॉट भेज दीजिएगा। थैंक यू।